आज की क्लास में हम लोग इस पेपर का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमने इससे पहले क्लास में किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कठिन स्तर का पेपर है। जब आपका कठिन पेपर आता है एग्जाम में तो इस तरह का पेपर मिलता है। और इसके हमने पहले पार्ट में 10 सवाल कर लिए थे, क्योंकि मैं हर एक सवाल आपको 2 पार्ट में कराता हूँ। 20 क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं, और जिसमें से मैं आपको 10 क्वेश्चन पहले पार्ट में और 10 क्वेश्चन उसके बाद के पार्ट में कराता हूँ, जिससे कि पेपर ज़्यादा लंबा ना हो। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके 20 तक के सारे सवाल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, जिससे कि आने वाले सारे आपको वीडियोस मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से समझना। लैंग्वेज को अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक टंकी में 600 लीटर पानी है। यदि उसमें से 20 लीटर पानी निकाल लिया जाता है और फिर बचे हुए पानी में से भी 15% और पानी निकाल लिया जाता है, तो टंकी में कितना पानी बचेगा, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से समझना। टंकी में कुल पानी कितना है, 600 लीटर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ पानी बचे हुए की बात करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे बचा हुआ पानी। टंकी में बचा हुआ पानी। अब समझो उसको कैसे हम एक लाइन में सवाल को कर सकते हैं। टंकी में कितने लीटर पानी है, 600 लीटर पानी है। तो पहले टंकी में पानी था 600 लीटर। अब इसमें से 20% पानी निकाल लिया जाता है। ध्यान देना, पानी निकाला है 20%। आपको पता है टोटल जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। तो जब इसमें से 20% पानी निकाल लिया तो बचा हुआ पानी रह जाएगा, 100 में से 20 माइनस करेंगे 80%। तो अभी बचा हुआ जो पानी है वो टंकी में 80% बचा हुआ है। फिर उसने कहा ये जो बचा हुआ पानी है, उस बचे हुए पानी में से फिर से 15% पानी निकाल लिया गया है। यानी कि टोटल तो हमारा 100% होता है, और 100% में से 15 फिर से निकाल लिया। दैट मीन 100 में से 15 जाएगा, तो अभी बचे हुए पानी का 85% और बचा हुआ है। तो हम ये जो बचा हुआ पानी है इसका भी 85% निकाल देंगे, 85/100। अब यहां से हम इसको सोल्व करेंगे। 100 छिक 600 हो जाएगा। इस जीरो से ये वाली जीरो चली जाएगी। अब इसको हम हल करेंगे। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 5 से 85 कटेगा 17 बार। तो फाइनली हमारे पास जो पानी बचेगा वो बचेगा 3 × 8 × 17। अब ये हो जाएगा हमारा 8 तिया 24 × 17। 24 और 17 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 408 लीटर। तो अभी भी टंकी में 408 लीटर पानी बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं, हमेशा किसी भी कंटेनर में कोई भी चीज होती है वो 100% होती है। अगर उसमें से 20% निकाला जाए तो उसके अंदर 80% ही बचेगा, जो भी उसके अंदर पहले था। फिर से ये जो टोटल है ये टोटल बचा हुआ, तो ये भी पूरा अपने आप में 100% माना जाएगा। फिर दोबारा से इस 100% में से 15% फिर निकाल दिया, यानी कि अब इसमें 85 बचा। तो टोटल बचे हुए का 85 फिर से निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार कितना था, ये बताना है। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा कि आपको पता है कि औसत एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन में टोटल। तो अगर यहाँ पे हमें एवरेज की बात करें तो एवरेज बराबर होता है सम अपॉन टोटल। और अगर हमें 30 विद्यार्थियों का औसत भार 45 दिया हुआ है, तो अगर मुझे 30 विद्यार्थियों का कुल भार निकालने का मौका मिले तो मैं कहूंगा 30 विद्यार्थियों का भार, 30 विद्यार्थियों का भार बराबर होगा। अगर हमें विद्यार्थियों की संख्या और उनका औसत भार दिया है, तो मैं विद्यार्थियों की संख्या को औसत भार से अगर गुणा करूंगा तो मेरे पास 30 विद्यार्थियों का कुल भार निकल कर आ जाएगा। गुणा करूंगा मैं यहां से, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 और 0। तो 30 विद्यार्थियों का भार हो गया 1350 किलोग्राम। अब क्या हुआ, इन 30 विद्यार्थियों के अंदर एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि 30 विद्यार्थी और एक शिक्षक मिलकर कुल 31 बन गए। कुल कितने बन गए, 31 विद्यार्थी और शिक्षक का भार बराबर। अब पहले कितना था, 30 विद्यार्थियों का औसत भार था 45 ग्राम। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो अब 30 विद्यार्थी थे और एक शिक्षक उसमें आ गया, यानी कि टोटल यहां पर 31 आदमी हो गए। तो 31 मल्टीप्लाई इनका औसत, औसत कितना था, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी कि पहले औसत था 45 किलोग्राम, अब औसत भार 1 किलो बढ़ गया। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज की बात करें तो एवरेज 45 और ये कितना हो गया, 46 किलोग्राम। सो अब हम 31 में 46 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 31 का टोटल भार आ जाएगा निकलकर। 31 × 46 आपका हो जाएगा 1426 किलोग्राम।
अब हमें बताना था शिक्षक का भार कितना है, ये जो टीचर आया उसका भार कितना है। देखो यहाँ पर 31 यानी कि इसके अंदर 30 बच्चों का और एक शिक्षक का भार आया है 1426 और यहाँ पे 30 विद्यार्थियों का भार था 1350। अब इसमें से जो 1426 है हमारा, इसमें से 30 विद्यार्थियों का भार को हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे 6, 12 में से 5 गया 7, तो उस टीचर का जो भार है वो 76 किलोग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्लियर बच्चे? तो अब आपको ध्यान रखना है, कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो विद्यार्थियों की संख्या या आदमियों की संख्या जो भी होगा उसकी गुणा उसके औसत भार से करते हैं, तो उन सभी का औसत भार निकल कर आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 है। इसमें हमें ये बताना है इसका मान क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे निशान है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले गुणा करें, जोड़े, घटाए, क्या करें। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, बोर्ड मास ध्यान रखना, हमेशा पहले बार में हम करते हैं भाग, फिर करते हैं गुणा, फिर जोड़ते हैं चीजों को और फिर घटाते हैं। अब यहाँ पे पहले क्या करना है, भाग करना है। भाग का निशान किसके बीच में है, 12 के और 4 के। तो हो जाएगा 16 माइनस 2 गुणा 3, और 12 को 4 से भाग करेंगे, 4 तिये 12 हो जाएगा। भाग का करने के बाद फिर हम गुणा को हल करते हैं। 16 माइनस 2 गुणा 3 बराबर कितना हो गया आपका 6 और प्लस में 3। उसके बाद 16 में से 6 माइनस करेंगे 10 और प्लस 3, और 10 3 आपका 13 आ जाएगा। इसको हल करने पर हमारा मान 13, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो आपको हमेशा बोर्ड मास का ध्यान रखना है, BODMAS। अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ओ का मतलब होता है का है तो उसको हल करेंगे, अदरवाइज पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर हर बार 5 शेषफल बचता है। तो अगर ऐसे कहा जाए छोटी से छोटी संख्या बताओ, यानी कि प्रश्न का मतलब समझो, ऐसी संख्या बताओ, मान लीजिए संख्या है जिसको हम 12 से भाग करें तो भी शेषफल 5 बचे, इसी संख्या को हम 15 से भाग करें तो भी हमारा शेषफल 5 बचे, और इसी संख्या को हम 18 से भाग करें तो भी हमारा शेषफल 5 बचे। उसको कैसे करते हैं, उसके लिए तरीका है, पहले हमें सबका एलसीएम निकालना होगा। हमें क्या करना है, जो संख्या से भाग करना है इन सभी का एलसीएम। सो 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। 2 6 12, 15 ऐसे ही रहेगा और 2 9 18, फिर 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 15 ऐसे ही और 9 ऐसे ही। फिर हम 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, और फिर 3 से 5 और 1, और फिर हम इसको 5 से कट करेंगे, 1 1 1। तो फाइनली हमारा जो एलसीएम आया यहाँ पर, ये एलसीएम आ जाएगा, इन सब की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 36 पंजे 180, तो हमारा एलसीएम आया 180। अगर ये खाली पूछता कि छोटी छोटी संख्या बताओ जो इनसे विभाजित हो जाए तो आंसर होता है 180, लेकिन उसने कहा हर बार शेषफल क्या बचना चाहिए, 5 शेषफल बचना चाहिए। तो हम लिखेंगे संख्या बराबर जो भी हमारा एलसीएम आया, इस एलसीएम में हम शेषफल को जोड़ देंगे, रिमाइंडर को। तो एलसीएम है 180, उसमें 5 जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारी 185 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक पिता एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो बच्चों, ये सवाल भी आपको बहुत ही अच्छे से सोचने का है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 60 वर्ष। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 वर्ष पहले से ही शुरू करेंगे कि माना 6 वर्ष पहले जो आयु थी वो पुत्र की आयु मान लेते हैं कि पुत्र की आयु x वर्ष थी, ध्यान देना इस पर। और पिता की आयु, देखो पितृ और पिता की आयु में क्या है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो पिता की आयु हो जाएगी 5 गुना बच्चे की आयु, x थी ना, तो 5x वर्ष हो जाएगी। ये 6 वर्ष पहले की बात है। अब हम वर्तमान में आते हैं। वर्तमान, वर्तमान यानी कि अभी की आयु, अभी का आयु मतलब 6 वर्ष पहले से अब वर्तमान में जाएंगे तो 6 वर्ष बाद हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो पुत्र की आयु बनेगी वो x वर्ष थी, तो वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस 6 वर्ष। और पिता की जो वर्तमान आयु 5, वो 6 वर्ष पहले 5x थी, तो अब वर्तमान आयु हो जाएगी 5x प्लस 6। और पर्सन के अनुसार उसने कहा कि दोनों की आयु का योग है 60 वर्ष, तो पर्सन के अनुसार x प्लस 6 पुत्र की आयु और प्लस पिता की आयु 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 60 वर्ष। अब यहां से हम इसको हल करेंगे, 5x और x आपका हो जाएगा 6x और 6 6 12 इज इक्वल टू 60। सो 6x इज इक्वल टू 60 माइनस 12। 6x बराबर 60 में से 12 गया आपका 48,
और x इजकल टू 48 डिवाइड बाई 6, 6 8 जा 48, x इजकल टू आपका 8 हो गया। अब आपको बतानी है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो पुत्र की वर्तमान आयु थी x प्लस 6, x का मान 8 आया, तो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए। 300 का 20% x के 40% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। 300 का 20% किसके बराबर है? x के 40% के, x के 40, तो x का 40, x गुना 40/100 बराबर है 300 का 20%, यानी कि 300 गुणा 20/100। इधर भी आपका 100 है बटे में, इधर भी 100 से 100 आप सीधा सीधा काट दीजिए। x बराबर हो जाएगा 300 गुणा 20/40। हल करेंगे इसको तो 20 कम 20, 20 दूनी 40 और 2 से 300 कटेगा 150 बार, तो x बराबर हो जाएगा 150। तो x का मान 150 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, 300 का 20% क्या था? x के 40% के बराबर। तो x का 40%, x गुणा 40/100 बराबर 300 गुणा 20/100। हल कर देंगे तो x का मान 150 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राशि मतलब मूलधन पूछा गया है। 2 वर्ष में समय है हमारे पास, 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज, साधारण ब्याज 80 रुपए है। तो बताओ मूलधन क्या होगा? तो नोट कर लेना फॉर्मूला बच्चे। मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, गुणा 100 बटे में समय और दर। साधारण ब्याज हमारा 80 रुपए है, 80 इंटू 100 डिवाइड बाय समय है 2 वर्ष और दर है 4%। हल करेंगे यहां से, 4 दूनी 8, आपका 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। सो ये हो गया आपका 20, जीरो इधर आ गया और 2 से 20 जाएगा 10 बार, तो धन हो जाएगा 10 गुणा 100 बराबर 1000। तो हमारा जो धन था वो 1000 रुपये है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 2 वर्ष के बाद बतानी है। देखो पहले जो जनसंख्या थी वो थी 10,000, 10,000 में 10% की वृद्धि हुई है। 10% की वृद्धि यानी कि एक्चुअल में जो हमारा ओरिजिनल होता है वो 100% होता है। तो 1 साल बाद 10,000 का 110% हो गया, वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ लेंगे। और फिर अगले साल इस पूरी राशि का फिर से 10% की वृद्धि, क्योंकि इसमें कहा कि इसमें 10%, हर साल 10% बढ़ रहा है, तो फिर से 110/100 हो जाएगा। हल करेंगे यहां से, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। 11 गुणा 11 121 होता है और बाकी जो 2 जीरो उसके साथ लगा देंगे। तो इसकी जनसंख्या 2 साल के बाद 12,100 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 30 मीटर कपड़े का मूल्य 1800 रुपये है तो 50 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? तो 30 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है बच्चे हमें 1800 रुपये। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लेते हैं। 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1800 भाग 30। हल करेंगे, जीरो से जीरो, 3×18 60। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य है 60 रुपये। हमसे पूछा है बताओ 50 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो 50 मीटर, 1 मीटर का मूल्य हमारा 60 रुपये है, तो 50 को हो जाएगा 50 इंटू 60 इज इक्वल टू 3000। तो 50 मीटर कपड़े का मूल्य 3000 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 4 है, तो सबसे बड़े कोण का मान बताइए। देखो त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ये बात फिक्स है, इसको याद रखना। अब हमसे पूछा गया है सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा अनुपात क्या है? यहाँ पर 4 है, तो लिखेंगे सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण बराबर आपको क्या करना है, 180 में गुणा करनी है सबसे बड़े अनुपात की 4 को, और नीचे करना है सभी अनुपात का योग, 3 2 5 और 4 9। हल करेंगे, 9 दूनी 18, जीरो, 20 चौक 80। तो सबसे बड़ा जो कोण है हमारा वो 80 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो कभी भी आपको अनुपात दिया जाए तो आपको जो भी, जैसे मान लीजिए आपको ए अनुपात बी अनुपात सी दे दिया गया है, आपको जो भी कोण निकालना है, मान लीजिए ए अनुपात वाला निकालना है तो ए गुणा में 180 करोगे और बटे में हमेशा नीचे अनुपातिक योग करना है। मान लीजिए बी बी वाला कोण निकालना है तो बी गुणा 180 कर दोगे
और ए प्लस बी प्लस सी अनुपातिक का योग निकाल दोगे। क्लियर बच्चे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो कि टफ लेवल के थे, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।